को और ज्यादा बढ़ाया जाए। यानी टकराव टल गया है, क्या ऐसा है या कुछ और? यहां हिंदुस्तान का किरदार भी अहम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या हिंदुस्तान किसी तरह की बैकडोर सालिसी करवा रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। हमारे दोनों मुल्कों के साथ इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, हमारे दोनों ही दोस्त हैं, ये बहुत सारी चीजें समझने की हैं। दुनिया इसको किस तरह से देख रही है, क्योंकि दिखने लगा था कि बहुत सारे मुल्क दोनों के साथ आकर खड़े होने लगे हैं, कुछ तनकीद कर रहे थे, कुछ सलाह दे रहे थे, कुछ मशवरे दे रहे थे, तो बहुत कुछ दिखा। लेकिन फिलहाल क्या ये सब कुछ टल गया, इसको देखना समझना जरूरी है। लेकिन कौन किस पर भारी है, यह भी जानना समझना जरूरी है। इसलिए में अमेरिका नंबर 1 पर है तो ईरान नंबर 14 पर है। ईरान की कुल फौज 8,73,000 है, जिसमें सरगर्म फौज 5,23,000 है, जबकि अमेरिका की फौज 21,40,000 है और सरगर्म फौज 12,80,000 है। ईरान की एयरफोर्स की ताकत 509 एयरक्राफ्ट की है, जबकि अमेरिका के पास 13,400 एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास कॉम्बैट टैंक 1,634 है और अमेरिका के पास 6,287 है। ईरान रॉकेट प्रोजेक्टर के मामले में अमेरिका से आगे है। अमेरिका के पास 1,056 है और ईरान के पास 1,900 है। और सबसे बड़ा फर्क डिफेंस बजट का है। ईरान का दिफाई बजट हिंदुस्तानी करेंसी में 45,210 करोड़ रुपए के बराबर है, जबकि अमेरिका का डिफेंस बजट 5,13,810 करोड़ रुपए के बराबर है। और हमारे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा चलेगी। मेरा पहला सवाल है, क्या अमेरिका ईरान टकराव टल गया है? ये बहुत अहम सवाल है, इसको समझने की जरूरत है। दूसरा, क्या फिर अगर हम देखें, या फिर जारी है तीसरी आलमी जंग की सुगबुगाहट? क्या अमेरिका ईरान टकराव टल गया है या फिर जारी है तीसरी आलमी जंग की सुगबुगाहट? तीसरा सवाल, क्या अगर जंग के हालात बने तो कौन किस पर भारी? चौथा सवाल, तनाव कम करने में क्या है हिंदुस्तान का किरदार? पांचवा सवाल, सदर ट्रंप का रद्दअमल अमन की पहल या पैंतरा कुछ और? इसको समझने की जरूरत है। आइए शुरुआत करते हैं। अभी इस वक्त मेरे साथ जो 3 खास मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहूंगा। इस वक्त मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। इमरान, जब हम कल डिस्कस कर रहे थे, इस पे कोई शक नहीं कि ये अमन की पहल है। इसका कई कारण भी हैं। ट्रंप जो हैं, जब इलेक्शन अभी होने वाला है अमेरिका में इस साल के आखिर में, तो आप देखेंगे कि ट्रंप क्यों आए, राष्ट्रपति क्यों बने। राष्ट्रपति बने इस मुद्दे पर कि वो अपने देशवासियों को बोल रहे थे कि जब उनके 19,000 सैनिक अफगानिस्तान और इराक में हैं, वहाँ से वो उनको विड्रॉ करेंगे। और उस मकसद को देखते हुए ट्रंप जो है एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। वो समझते हैं कि आज अमेरिका में रुख किस तरफ है। अमेरिका, जो अमेरिकन हैं, वो जंग नहीं चाहते, और खुद राष्ट्रपति जो हैं ट्रंप, वो भी जंग नहीं चाहते, क्योंकि वो बिजनेसमैन, वो समझते हैं कि कहां पे उनको देश को कहां फायदा होगा, उसकी तरफ वो जाना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि वो थोड़े से अलग थलग पड़ गए हैं। फ्रांस भी उनके साथ नहीं खड़ा है, जर्मनी भी उनके साथ नहीं खड़ा है, रशिया भी उनके साथ नहीं है, मतलब एक अलग थलग है। और ईरान के मामले में सिर्फ ट्रंप और जी, ईरान। अमेरिकी पॉलिसी को अगर हम देखें तो ये रिजीम चेंज की रहती है हमेशा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि वो कितना ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं ईरान के ऊपर, वो डालें। देखें ये ईरान कहां तक प्रेशर सहन करता है। अभी आप देखें, इकोनॉमिक सैंक्शंस पे आ गए, न्यूक्लियर डील क्लियर हो गया। जैसे ही न्यूक्लियर डील से विड्रॉ हो गए, उन्होंने देखा कि उनके साथ कौन खड़ा मिला, इजराइल खड़ा मिला। यानी कि इजराइल को जो ईरान से डर था, वो देखा इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा मिला आपको। न्यूक्लियर डील के बाद क्या हुआ, ना कौन नापसंद है, ना फ्रांस को ठीक लगा, ना जर्मनी को ठीक लगा, ना ग्रेट ब्रिटेन को ठीक लगा। कई बार फ्रांस ने भी कोशिश की 15 बिलियन यूरोज का लोन देने के लिए ईरान को, जब न्यूक्लियर डील की बात हुई, वो भी नहीं माने। तो इस तरह की जो कार्रवाइयां चल रही थी, उस चीज को ईरान भी देख रहा था, और ईरान को मालूम था कि ट्रंप जो हैं वो ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे कि पूरे दुनिया भर में उथल पुथल मच जाए। अब सऊदी अरेबिया की बात हुई, अब सऊदी अरेबिया भी, अब आप देखें कि जब खाशोगी की मृत्यु के बाद वो भी थोड़ा अलग थलग सा पड़ गया है। उसको भी मालूम है कि मिडिल ईस्ट में क्या दिक्कत हो रही है। और जब आप बात कर रहे थे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को भी मालूम है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं अगर बढ़ गए तो हम लोगों की जो उम्मीद है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, उसमें जरूर एक
हर्डल सा खड़ा हो जाएगा। उसके अलावा हमारे 80 लाख एक्सपैट्रिएट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो क्या करेंगे? जिस तरीके से माहौल चल रहा है, जिस तरीके से IMF प्रेडिक्शंस हैं, हम लोगों को भी मालूम है कि इकोनॉमी किस परसेंटेज पे ग्रो कर रही है, इस सब को मद्देनजर रखते हुए, और जरीफ साहब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके और अपने फॉरेन मिनिस्टर जो एस जयशंकर हैं, उनके जो संबंध हैं बहुत अच्छे हैं। प्रेसिडेंट हैं साहब अमेरिका के, ये जब से बने हैं इन्होंने ईरान को टारगेट किया। 2015 में जो परमाणु करार हुआ था, जो न्यूक्लियर संधि हुई थी, उसको इन्होंने उससे ये वापस हट गए। उसके बाद इन्होंने ईरान पर सैंक्शन लागू किए। एक जरा सोचिए कि ये सारे इस मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने इतने बेसिस क्यों बनाए हुए हैं? इराक को वो बर्बाद कर देता है, फिर उसे बनाने के लिए अपनी फौजें वहां रखता है। ऐसे हर मुल्क में इसने इस तरीके से जो पूरा किया हुआ, जैसे सीरिया को ही आप लें, सीरिया में जो वहां के प्रेसिडेंट असद है उनके खिलाफ जिस तरीके से वो चल रहा है, और जिस तरीके से वहां पर पूरा एक तरीके से आप कहेंगे जो तो इस्लामी वर्ल्ड है अरब का, उसमें अमेरिका की इस कदर दखलंदाजी कि उसके 100 बेसेस हैं, और पूरा जो आपका अरब सागर, हिंद महासागर, यहाँ पे उसके जंगी जहाजी बेड़े पड़े हुए हैं। तो ये इसकी वजह क्या है? क्या वजूहात है कि अमेरिका इतना इंटरेस्टेड है इसमें, इस इलाके में? जाहिर तौर पर जो यहाँ का जो तेल है, तेल की वजह से अमेरिका ने इसको अपने एक तरीके से अगर कहा जाए तो जंगी अखाड़ा बना रखा है। अब ईरान को लेकर के जिस तरीके से प्रेसिडेंट अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जिस तरीके से टारगेट किया ईरान को, उसकी कोई वजूहात तो होगी। उसकी वजूहात सिर्फ ये है कि चूंकि जो वो संधि थी, जो पैक्ट था, वो इनसे पहले के जो प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने किया था। उन्होंने बहुत कोशिश की थी और पूरी दुनिया को एक उस पर लाए थे कि सब एक मत होकर के ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंटरनेशनल सर्विलेंस में हो। उसमें ओबामा प्रशासन की ये बात थी और ये बात तय हो गई थी। इसके बाद ही सारी, लेकिन उन्होंने उसको तोड़ दिया। जो मौजूदा प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने उसको तोड़ दिया और ईरान को टारगेट बनाया। तो ये जो सारा काम हो रहा है, अभी 2020 में इलेक्शन है जी, और जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उनकी जो नीति है वो बिल्कुल ओबामा के खिलाफ है, ओबामा के उलट है। शायद इसलिए वो जीत कर भी आए थे। शायद इसलिए वो जीत कर भी आए थे। इसी वजह से वो जीत। तो सर मेरा सवाल यही है आपसे कि अभी ये जो हो गया, ट्रंप ने लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल करवा दिया, जिम्मेदारी भी ले ली, मार दिया, और ये अपने लोगों को बता दिया कि वो अमेरिकियों को वहां पर नुकसान पहुंचा रहे थे इसलिए हमने उन्हें मार दिया, खुलेआम ऐलान कर दिया। ईरान ने अपना बदला ले लिया एक तरह से। तो क्या ये मान लिया जाए कि बराबर बैलेंस हो गया या अभी और कुछ बाकी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार हुआ है कि किसी मुल्क के जनरल को, जो जनरल कमांडर है, उसको आपने कत्ल किया, ऐलानिया कत्ल किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ईरान, सर ये तो उनकी पॉलिसी, वो तो अपनी आवाम से कह रहे हैं ना कि हमने ऐसा किया है और इसका वो इलेक्शन में भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यही वो कल भी कह रहे थे कि अमेरिकियों को जिसने मारा बुरी तरह से उसे हमने हलाक किया। मैं यही बात कह रहा हूं, जो जनरल को हलाक करना, जनरल का कत्ल करना और ऐलानिया कत्ल करना और ये कहना कि वो दहशतगर्द था इस इलाके का सबसे बड़ा, ये अपने आप में बताता है कि ट्रंप साहब हैं वो अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको फिर वही ख्वाब देना चाहते हैं जो उन्होंने 2016 में दिया था कि जो अमेरिका के जो भी खिलाफ लोग हैं हम उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। उन्होंने ये काम करने की कोशिश की है और इसका जवाब जो है ईरान ने जो दिया है, ईरान ने बहुत ज़्यादा इसको आप कहें कि बहुत बड़ी तीरगी से जवाब नहीं दिया है। उन्होंने जो 15-20 जो जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल चलाए हैं उससे जो अमेरिका का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और ये भी खबरें हैं कि ईरान ने बहुत सोच समझ कर ऐसा किया है कि जिससे ये तशनगी और ना बढ़े, ये तीरगी और ना बढ़े और ये यहीं के यहीं रहे, क्योंकि इससे ईरान का भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान ने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को उनको जो है वो शांत करने के लिए ये काम किया कि 15 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े
इराक में अमेरिकी अड्डों पर, और वहां पर जो नुकसान हुआ वो हुआ या नहीं हुआ वो अमेरिका और ईरान जाने, लेकिन उन्होंने अपना बदला ले लिया। और सुलेमानी को जब कब्र में दफन किया तो कहा कि तुम्हारा बदला ले लिया गया है, तुम्हारी रूह अब जो है वो शांति के मैसेज साथ अपने लोगों को रहेगी। साफ चला गया। अपने में है वो ऐसे ही नहीं कर रहा है जितना समझ में आता है। रूस और चीन ईरान के साथ आ सकते हैं अगर कोई बहुत बात आगे बढ़ जाती तो अभी भी बैकअप है। हम तमाम लोग जानते हैं, चीजें जानते हैं, जो डिप्लोमेटिकली चीजों को समझते हैं, जो डिफेंस को जान के लोग हैं वो सब जानते हैं। और सीरिया में इस वक्त रूस की फौज तैनात है, खड़ी हुई है। चीन ने अपने बेड़े ओमान की खाड़ी में खड़े कर रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए सब कुछ इतना आसान हो जाए। अगर सुपर पावर है वर्ल्ड का तो दुनिया की 13वीं सबसे ताकतवर फौज भी सामने है। इसको भी देख रहे हैं शायद ट्रंप। इसीलिए कल का जो लहजा था बहुत सदा हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने इमरान भाई। देखिए, किसी देश का ताकतवर होना और साबित करना, जैसे आप देखें कि अमेरिका सुपर पावर खुद देश में भी केवल न सिर्फ अमेरिका अपनी दृष्टि से बल्कि विश्व जगत में माना जाता है, लेकिन यह अमेरिका के लिए भी उतनी ही संकट की घड़ी है जितना ईरान के लिए है, क्योंकि विश्व के अन्य जो देश हैं वो अपने व्यवसायिक और सामरिक हितों को देखेंगे। अब तो कई देश अपने अपने राजनीति को ठीक करने के लिए और युद्ध में साथ देने के लिए उसके साथ ईरान के साथ भी बड़े स्तर पर देश खड़े हैं और अमेरिका के साथ भी खड़े हैं। लेकिन आप देखें कि जब जो उस युद्ध का इंपैक्ट है सबसे बड़ा कि तेल की कीमतों को आप देख लीजिए कि तेल ही युद्धों को लेके कहीं ना कहीं केंद्र में, जो व्यवसायिक हित मैंने पहले भी कहा। और अब जैसे अमेरिका की जो जवाबी कार्रवाई था और ईरान के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई दी गई है, तो ऐसा माना जा रहा है विश्व जगत में कि युद्ध को विराम मिल सकता है। आज आपने देखा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम की यूएन ने भी अपील किया है कि यह विश्व अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दोनों देशों की यह परीक्षा है कि वह यूएन के इस निवेदन को या इस आग्रह को कहां तक स्वीकार करते हैं। ऐसे में जबकि दोनों के अपने राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक हित टकरा रहे हैं, और न सिर्फ उनके टकरा है बल्कि एशिया से लेके अरब से लेके जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उन देशों में कहीं ना कहीं क्लैश की कंडीशन बन के उभरी है। तो ये देखना होगा कि अमेरिका ने भी यह कहा, ट्रंप का भी आज ने बयान देखा होगा आपने, अभी ऐसा कर्नल साहब ने और हमारे एक और साथी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात कहा कि युद्ध, दोनों देश तैयार नहीं युद्ध करने के लिए, क्योंकि युद्ध में सबका नुकसान है। जैसे आप देखिए कि हमारी धरती पे तो हमेशा कहा गया, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि भाई युद्ध कोई किसी चीज का विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अहम का टकराव और जो एक अधिग्रहण की बात होती है संपत्ति पे, कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा अपना रुतबा और कायम रख सके। अमेरिका की तानाशाही, अब ये वही जंग है, दोनों के लिए वही जंग है, ये दोनों के लिए वही जंग है। मैं आप ही पास आना चाहूंगा कुलकर्णी साहब। संजय कुलकर्णी जी, कन्वेंशन वॉर में अमेरिका से के आगे अभी किसी का भी टिकना संभव ही नहीं है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं, मुमकिन नहीं है, ये एक सच्चाई है, इसको सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह की ये जो अब जंग शुरू हुई है, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान काफी वक्त से चल रही है, इसमें हो सकता है मजीद और तेजी आए। जिस तरह की वार, वो गोरिल्ला जिसको हम लड़ाई कहते हैं, या ईरान जिसका बार बार जिक्र करता है, उसके एलाइज भी मशरिक वस्ता में है, ये भी है। और इस इलाके में अमेरिका इसको इसलिए प्रॉक्सी वार कहता है। तो ये तो चलती रहेगी, इसमें क्या कुछ तेजी आएगी या अभी ये भी ठंडी पड़ेगी जो हो गया आप दोनों के बीच? नहीं, ऐसे है, शक्ति संतुलन हो गया या नहीं? नहीं, ये देखो, अमेरिका के साथ कन्वेंशनल वॉर में टक्कर लेना शायद सभी को मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका चाहे अपने लैंड फोर्सेस हों, एयर, नेवल या साइबर या आप स्पेस कहें, किसी में भी अमेरिका के साथ टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। और वो इस बात को ईरान जानता है, और क्योंकि ईरान इस बात को जानता है और ईरान के पास जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट है जो शाह साहब जब वो उनके किंग होते थे, शाह पहलवी, वो तो जमाने का इक्विपमेंट है, इतना उसके स्पेयर, उनका रिपेयर बहुत मुश्किल है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि शिया और सुन्नी, उस बात के सऊदी अरेबिया और ईरान के जो रिश्ते हैं, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, और ईरान के जो सुलेमानी जनरल थे जो अभी ये मारे गए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एसिमेट्रिक वॉरफेयर करना है, और उसमें उन्होंने कहा कि अब हमसे टक्कर लेने की कोशिश करो। ऑब्वियसली अमेरिकन एसेट्स जो हैं दुनिया भर में फैले हुए हैं, और कौन चाहता है कि एसेट्स अब हर वक्त हर समय तो आप गार्ड नहीं कर सकते। आप देखिए, अगर 15 मिसाइल्स भी ईरान ने डाले हैं, अमेरिकन पैट्रियट मिसाइल्स ही है ना उधर, और उसके बावजूद भी मिसाइल जाकर के टकरे, नुकसान नहीं हुआ,
मानते हम नुकसान नहीं हुआ, बट गए ना, मतलब रेडार्स को उन्होंने पियर्स किया, जितने भी हम लोगों ने कहा कि ये है वो है, उसके बावजूद भी अब सऊदी अरेबिया ने इक्विपमेंट कहां से लिया है। अब आप देखें इसमें दोनों तरफ से आप बड़ी कैच 22 सिचुएशन है। अमेरिका क्या चाहता है, अब अमेरिका के कारण किसने इक्विपमेंट खरीदा, अमेरिका का सऊदी अरेबिया ने, कितने मतलब $6 बिलियन का ये इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। कहां से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं। और सीरिया का इक्विपमेंट, वॉर इक्विपमेंट कौन दे रहा है, रशिया दे रहा है। लेबनान को कौन दे रहा है, रशिया दे रहा है। और तेल कौन बेच रहा है, तेल के भाव बढ़ रहे, किसका फायदा हो रहा है। और अपने लोगों को अपने लोगों के बीच अपनी पैठ बनाकर रखना है। पॉलिटिक्स भी जिसको कहते हैं, मकामी पॉलिटिक्स जो होती है, उसको भी साधना है। ये भी लीडरान की कोशिश है। इस पर मैं और भी बात करूंगा। और हालांकि सदर ट्रंप कहते हैं कि ये हम तेल के लिए नहीं कर रहे हैं, तेल की अमेरिका की अपनी जरूरत पूरी करने में अमेरिका खुद अहल है, ये वो कह रहे थे अपनी बात में। इसमें कितनी सच्चाई है तो एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे, इसको भी समझेंगे। फिर मैं आऊंगा हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान के भी बहुत सारे मफाद जुड़े हैं दोनों के साथ में, इसलिए हम इसको कैसे देख रहे हैं उस पर भी गौर व खोज की जरूरत है। एक